morning, students. This is History, Class 10th, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, and today is going to be our last class on this chapter. नेशन स्टेट क्या है? जब न केवल राजा बल्कि देश की अधिकतर जनसंख्या एक साझी पहचान, एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करने की बात करती है, जिनका साझा इतिहास होता है, उसे नेशन स्टेट कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म वो फीलिंग है, वो सेंटीमेंट है, वो भावना है जब एक समूह के लोग, एक देश के लोग अपने आप को किसी दूसरे समूह के देश के लोगों से बेहतर कहते हैं और अपनी साझी संस्कृति के आधार पर स्वतंत्र होना चाहते हैं। दूसरी टर्म है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का अर्थ है साम्राज्यवाद। जब एक शक्तिशाली देश दूसरे कम शक्तिशाली देश पर अधिकार करता है, उसको अपनी कॉलोनी बनाता है, वो इम्पीरियलिज्म है। उदाहरण के लिए आज़ादी से पहले भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था। जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है और 1871-70 में जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन होता है। 1832 में ग्रीस ऐसा पहला देश बनता है जो ओटोमन एम्पायर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है और इस तरह से दुनिया के अलग अलग भागों में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होते हैं और अपने आप को वो मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी के लास्ट क्वार्टर में यानी 1875 से 1900 तक हम देखते हैं कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है, वो संकीर्ण हो जाती है, वो ब्रॉड नहीं रहती, वो नैरो हो जाती है। उदाहरण के लिए जब बाल्कन्स एरिया में जब रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो आदि स्लाव जो लोग थे, जो एथनिक ग्रुप थे, उनमें तनाव होता है और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया, इंग्लैंड उन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं अपनी जल सेना और सैन्य शक्ति के बल के आधार पर, और कहते हैं कि ये नेशनलिज्म है, वो अपने राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। तो ये नैरो नेशनलिज्म इसे हम कहते हैं, इसे हम संकीर्ण राष्ट्रवाद कहते हैं। जबकि एक देश जो किसी दूसरे देश की कॉलोनी है, उसका गुलाम है, उसके अधीन है और वो अपने आप को स्वतंत्र करवाने की बात करता है, वो ट्रू नेशनलिज्म है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed with limited ends. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers, in turn, manipulated the nationalist aspirations of subject peoples in Europe to further their own imperialist aims. दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, जब एक गुलाम देश, एक अधीन देश, एक कॉलोनी अपने आप को स्वतंत्र करवाने के लिए संघर्ष करता है और कहता है कि उनकी संस्कृति साझी है और वो स्वतंत्र देश के रूप में
स्थापित होना चाहते हैं, ये तो है ट्रू नेशनलिज्म। लेकिन जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे कम शक्तिशाली देश पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है और ये कहता है कि वो अपनी जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो बढ़ाना चाहता है, और ये भी नेशनलिज्म है, तो ये नेशनलिज्म नहीं है, ये संकीर्ण राष्ट्रवाद है, ये नैरो नेशनलिज्म है। उदाहरण के लिए भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना और अपने आप को स्वतंत्र करवाना ट्रू नेशनलिज्म का उदाहरण है, जबकि बाल्कन एरिया में जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, इंग्लैंड का उन पर अधिकार करने की कोशिश करना ये ट्रू नेशनलिज्म नहीं है, ये इंपीरियलिज्म है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. The Balkans was a region of geographical and ethnic variation comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. जो बाल्कन एरिया है वो कभी ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन जब ओटोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगा तो ये जो स्लाव लोग थे, जो बाल्कन लोग थे, ये अपने आप को स्वतंत्र करवाने की कोशिश करते हैं। ये एथनिक ग्रुप थे। एथनिक ग्रुप का अर्थ होता है जब वह लोगों का समूह जिनकी संस्कृति साझी है, इनका कहना था कि वो कभी बीते हुए समय में स्वतंत्र राष्ट्र थे, और इनमें सबसे पहले ग्रीस अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स was under the control of the Ottoman Empire. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made the region very explosive. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared independence. The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempts to win back their lost long independence. इस तरह से बाल्कन एरिया के स्लाव लोगों का आज़ादी के लिए संघर्ष हम देखते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इंग्लैंड और रशिया इस क्षेत्र में अपनी जल शक्ति और सैन्य शक्ति के बल पर इन पर अधिकार करना चाहते हैं, जो कि उनका साम्राज्यवादी लक्ष्य को दर्शाता है। As the different Slav nationalities struggle to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. इस तरह से जो बाल्कन एरिया है, जो स्लाव लोग हैं, उनका क्षेत्र एक कॉन्फ्लिक्ट का, एक वाद विवाद का, एक टकराव का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि एक ओर तो वो अपने आप को ओटोमन एम्पायर से स्वतंत्र करवाना चाहते हैं और दूसरी ओर जो इम्पीरियलिस्ट पावर हैं वो उन पर अधिकार करना चाहती है। नेशनलिज्म के बहाने द बाल्कन एरिया वर fiercely jealous of each other and each helped to gain more territory at the expense of the others. यहाँ एक बात हमें और समझनी है कि जो बाल्कन एरिया में जो स्लाव लोग हैं, इनमें आपस में भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है, क्योंकि वो जहाँ एक और
अपने आप को ओटोमन एम्पायर से स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, वहीं वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अधिक से अधिक क्षेत्र पर अधिकार करना भी चाहते हैं, और जिसका फ़ायदा जिनमें आपसी फूट का फ़ायदा इम्पीरियलिस्ट पावर उठाना चाहती है। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। यहाँ पर बिग पावर राइवलरी का अर्थ है जो बड़ी यूरोपियन पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, उनसे इम्पीरियलिस्ट पावर से है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग द यूरोपियन पावर्स over trade and colonies as well as naval and military might. These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. Each power, Russia, Germany, England, and Austria-Hungary, was keen in countering the hold of other powers over the Balkans and extending to its own control over the area. This led to a series of wars in the region and finally द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बहुत से कारणों में से एक कारण बाल्कन एरिया में कन्फ्लिक्ट भी होता है, और पहला विश्व युद्ध अगस्त 1914 को शुरू हो जाता है। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। इस तरह से यूरोप में जिस तरह से इम्पीरियलिज्म को नेशनलिज्म से मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, परिणाम होता है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में शुरू हो जाता है। बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स in the 19th century began to oppose imperial domination. The anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist in the sense that they all just struggled to form independent nation state and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontations with imperialism. लेकिन क्या पूरी दुनिया में उसी तरह का राष्ट्रवाद था जिस तरह का राष्ट्रवाद यूरोपियन पावर्स बाल्कन एरिया में दिखा रही थी? ऐसा नहीं था। वो देश जो दूसरे शक्तिशाली देशों की कॉलोनी थी, उदाहरण के लिए भारत, वो भी अपने आप को इन यूरोपियन पावर्स की साम्राज्यवादी शक्ति का विरोध करते थे, तो वो ट्रू सेंटिमेंट नेशनलिज्म का था। यूरोपियन ideas of nationalism were nowhere replicated, for people everywhere developed their own specific variety of nationalism, but the idea that society should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. इस तरह से दुनिया के अलग अलग भागों में अलग अलग लोगों ने अपने तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। हालांकि नेशन स्टेट का जो विचार है वो पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया। इस पिक्चर में दर्शाया गया है कि किस तरह से जो ब्रिटेन देश है उसका साम्राज्य कभी कितना बड़ा होता था, और जो दुनिया के अलग अलग देश थे जो उसके उपनिवेश थे, उनको अलग अलग जानवरों की तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। थैंक्स।